रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जो रेगुलर हर रोज स्कूल है। ऐसा कौन सा पॉलीगन है बे जो पूरे साल स्कूल आएगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 250 आ जाएगा तो ये होगा 360 और ये 250 को उधर ले जाके माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 110। सर लीनियर इक्वेशन समझा रहे हो? बिल्कुल बेटा, लीनियर इक्वेशन जहां बन रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे एंड सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रख रहे होंगे। इज इट राइट? तो इसी एक्साइटमेंट लेवल के साथ बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज के इस चैप्टर की शुरुआत। कलाम बैच क्लास 8 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब आपको अवेलेबल मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑन टाइम पढ़ाए जाएंगे। आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट किया जाएगा, ये आप सब लोगों के साथ प्रॉमिस रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सी चीज है, बट थोड़ा सा बच्चों फोकस रहना पड़ेगा यार। अगर आप फोकस रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर के जितने भी डाउट्स होंगे आपके, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत जो है नहीं रहेगी। सारे कॉन्सेप्ट, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके बाद में नोट्स भी आपको हम वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। तो नोट्स के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में आएंगे, वहां हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बेटा? मैंने आपको बोला एक क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, सबसे पहले अ क्लोज्ड जियोमेट्रिकल शेप और फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो बेटा ये हमारे पास होता है, सिंपल सा डेफिनेशन। और सबसे पहले अगर मैं तीन स्ट्रेट लाइंस को ऐसे जोड़ूं जो कि एक दूसरे को किसी कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रही हूं, तो मेरे पास एक लीस्ट साइडेड पॉलीगन, जिसे हम दूसरी कॉन्सेप्ट्स में ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया बेटा। तो लीस्ट साइडेड पॉलीगन है। लीस्ट साइडेड पॉलीगन मतलब सबसे कम साइड का जो पॉलीगन पॉसिबल है बेटा, वो है हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, तीन साइड्स इसमें होते हैं। अब इन चीजों को अच्छे से आप समझ लो। सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है सर? ये स्ट्रेट लाइंस का बना हुआ एक जियोमेट्रिकल शेप होता है। मतलब अगर सर स्ट्रेट लाइंस का ना हो तो कुछ यूं हो, क्या इसे हम पॉलीगन कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका एक साइड जो है बेटा कर्व्ड होता है। तो हमेशा से आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए, ना कि किसी कर्व्ड या ऐसी किसी सर्कुलर पाथ के थ्रू। समझ गए आप बात को? सर अगर बेटा अब मेरे पास सबसे लीस्ट जो कम साइड का पॉलीगन है, उसके तीन साइड्स होते हैं बेटा, तीन वर्टिसेस होती है और उसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारे पास थ्री साइडेड का है और चार साइडेड के को हम पॉलीगन का क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। याद रखना बेटा, क्वाड्रिलेटरल मींस four sided geometrical shape closed made up of line segments like this। तो ये बेटा हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो कि क्लोज्ड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेंटागन आता है बेटा, हेक्सागन आता है। पांच साइड को पेंटागन बोलते हैं। अगर छह साइड का पॉलीगन हो तो उसे हेक्सागन बोलते हैं। तो यहां आपको याद रखनी है क्लासिफिकेशन। क्या याद रखनी है? क्लासिफिकेशन बेटा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स जिसे हम बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड्स की बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। किसकी बेस ली है हमने? साइड्स की। तो मैंने कहा बेटा, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रख लो। अगर तीन साइड्स का होगा बेटा, अगर तीन साइड्स का होगा, थ्री साइड्स, तो ये सबसे कम साइड का जो पॉसिबल है, थ्री साइडेड को हम बेटा ट्राइएंगल के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं 4 साइड्स वाले की बात करूं बेटा, तो 4 साइड वाले को बेटा हम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइड। 5 साइड वाले को बेटा पेंटागन बोला जाता है, पेंटागन बोला जाता है। सर 6 साइड वाले को हेक्सागन बोला जाता है बेटा, समझ गए बात। 7 साइड्स वाले को बेटा हम हेप्टागन बोलते हैं बेटा, हेप्टागन बोलते हैं बेटा। 8 साइड्स वाले को बेटा हम ओक्टागन बोलते हैं बेटा, समझ गए बात को। सर 9 साइड्स वाले को बेटा हम नोनागन बोलते हैं बेटा, समझ गए बात। और इस तरह से 10 साइड्स वाले को हम डेकागन बोलते हैं बेटा। ये सारे आप अच्छे से मैं बोल रहा हूं याद जो है बेटा रखेंगे, समझ गए आप बात। तो ये सारे आप अच्छे से याद रखेंगे ताकि आपको ये प्रॉपरली जहन में बैठ जाए बेटा। तो क्लासिफिकेशन आपको ऑन द बेस ऑफ साइड्स पता चल गई बेटा। अब कुछ और चीजों पे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा इनके डायगोनल्स के ऊपर, याद रखना किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हो सकते हैं डिपेंड्स ऑन दिस फार्मूला बेटा, n into n minus 1, n into n minus 3 divided by 2। जैसे मैंने कहा बेटा, where n stands for number of sides, n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ साइड होता है। बहुत सिंपल कहानी है। देखो मैंने कहा n होता है नंबर ऑफ साइड्स। आप बोलोगे सर ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे, तो मैंने कहा ट्रायंगल में 3 साइड हैं, तो n की जगह 3 का इस्तेमाल करो, 3 into 3 minus 3 divided by 2। देखो 3 minus 3 0 into 3 anything, 0 divided by 0। मतलब सर ट्रायंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्रायंगल हैज 0 डायगोनल्स, ट्रायंगल हैज 0 डायगोनल्स, ठीक है। ट्रायंगल हैज 0 डायगोनल्स बेटा, हैज 0 डायगोनल्स, मतलब ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता, ठीक है बेटा, समझ गए। अब इस फॉर्मूला से आप किसी भी डायगोनल के किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा एक हेक्सागन है, इसके अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं बेटा, तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला क्या है बेटा, n into n minus 3 divided by 2। ओलंपियाड लेवल में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। n is equal to 6 into 6 minus 3 divided by 2। देखो बेटा 2 3s are 6 हो जाएगा, 3 into 6 minus 3 that is 3 3s are 9 बेटा। तो मतलब 9 number of diagonals are possible in a hexagon। समझ गए बेटा बात। अब सर ये डायगोनल वाली बात हो गई। अब अगर बेटा हम बात करें, इसके बाद आती है हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बेटा, क्या नाम है चैप्टर का, शाबाश सबको पता होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल को आप कैसे बनाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैंने कहा बेटा एक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा 4 साइड्स का फिगर, यानी कि ये A है बेटा, ये B है बेटा, ये C है और ये D है। तो मैंने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल आपके पास बना लिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, बहुत सारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल एक जनरल ओवरव्यू ले लो कि क्वाड्रिलेटरल इज बेसिकली 4 साइडेड। सबसे पहले इसको क्वाड्रिलेटरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 4 साइडेड होते हैं। 4 साइडेड क्लोज्ड जियोमेट्रिकल शेप मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, जो किससे बना हो बेटा, लाइन सेगमेंट से बना हो। किससे बना हो बेटा, लाइन सेगमेंट से बना हो।
तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो बेटा इसके साइड्स देखो, ए बी इसका एक साइड हो गया। साइड्स कौन कौन से होते हैं बेटा, याद रख लो, ए बी इज वन ऑफ द साइड, बी सी इज बेटा अनदर साइड, सी डी इज अनदर साइड एंड डी ए इज अनदर साइड। नेमिंग ऑफ द साइड आप याद रखोगे, ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात एक ही है, लेकिन हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी क्वेश्चन में लिखा गया है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो जब मैं शेप बनाऊंगा तो जहां से मैं ए स्टार्ट करूंगा, मैं वहां से अल्फाबेटिक ऑर्डर और पाथ को फॉलो करूंगा। मतलब मैंने ए यहां रखा बेटा, ठीक है, उसके बाद मैं बी इस पाथ पे गया, मैं यहां से बी, फिर इस पाथ से सीधा ऊपर आया तो ये सी हो गया, फिर इस पाथ से इधर आया तो ये डी हो गया। ऐसा नहीं है बेटा, तुम यहाँ ए रखो, यहाँ बी रखो, यहाँ सी रख दो, यहाँ डी नहीं। एक प्रॉपर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी हम हमेशा एक प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ए बी सी और डी आप अच्छे तरीके से बेटा याद जो है वो रखेंगे। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब बेटा डायगोनल क्या होता है सर, हमेशा से याद रखना, हमेशा से याद रखना, डायगोनल का डेफिनेशन बेटा हमेशा टीचर आपको गलत बोलते हैं। याद रखना, लाइन ज्वाइनिंग द ऑल्टरनेट वर्टिसेस, लाइन ज्वाइनिंग alternate vertices in a polygon, vertices in a polygon। एक पॉलीगन के अंदर ऑल्टरनेट, याद रखना, एक पॉलीगन के अंदर हमेशा से ऑल्टरनेट वर्टिसेस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, ऑल्टरनेट मतलब सर एक छोड़ के एक। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल आएगा बेटा, एक एग्जाम्पल आएगा सर, एक एग्जाम्पल आ गया, मान के चलो ये वाला, या मैं कुछ और शेप देने की कोशिश करता हूं। ये वाला मेरे पास एक पॉलीगन है बेटा, ठीक है, और ये पेंटागन है। मैंने कहा यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये मेरा ए, देखो प्रोसेस को कैसे, पाथ मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ए से, बी से गया मैं सी पे, सी से गया बेटा डी पे, डी से गया मैं बेटा ई पे। तो ये तरीका होता है किसी भी पॉलीगन को नाम देने का। अब यहां से आप एक चीज समझ लो बेटा, आपके पास क्या चीजें हैं, आपके पास क्या चीजें हैं। मैंने ए से अगर मैं यहां पे ज्वाइन करूं तो ई इसके साथ में जुड़ा हुआ, ये तो साइड है सर। मैंने कहा ए से एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरे कॉर्नर पे लाइन जोड़ो, अच्छा ई को छोड़ के डी पे लाइन जोड़ो, तो दो लाइंस आ गई बेटा। अब हम ई पे आ गए तो दो, याद रखना कितने डायगोनल्स हो गए, दो डायगोनल्स हो गए। इस तरह से अगर मैं बात करूं, इस तरह से मैं अगर बात करूं तो मेरे पास एक और डायगोनल, सॉरी यहां से आनी चाहिए थी, ठीक है, इस तरह से एक डायगोनल आ गई बेटा, और फिर ये वाली डायगोनल इधर भी हो गई, तो चार डायगोनल्स हो गई। फिर हम इस पे आ गए, इस पे ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो इससे हम ये इधर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा 5 डायगोनल अभी तक हम ड्रॉ जो है वो कर चुके हैं। क्या कोई और डायगोनल आपको पॉसिबल दिख रहा है? हर एक कॉर्नर से आपको दो दो डायगोनल्स बेटा मिलेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं, फार्मूला सर आपने बताया था n into n minus of 3 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। तो ध्यान रखना n की जगह कितना है बेटा 5, क्योंकि 5 साइड का है, 5 into 5 minus 3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 इज 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 डायगोनल आपके पास नजर आ रहे होंगे। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कौन कौन से डायगोनल्स हैं बेटा। देखिए पहला डायगोनल हो गया ये वाला, समझ गए सर, दूसरा डायगोनल हो गया ये, तीसरा हो गया बेटा ये, चौथा हो गया बेटा ये, और पांचवा हो गया ये, जो आपके साथ ये लाइंस ब्लिंक हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज द डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। समझ गए बात? तो अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डायगोनल कहा जाता है। सर अब एक और कैटेगरी आती है हमारे पास बेटा, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जो रेगुलर हर रोज स्कूल है। ऐसा कौन सा पॉलीगन है जो पूरे साल स्कूल आएगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नाम रख दिया इसका। वैसे जनरल में
हम रेगुलर और इरेगुलर उस स्टूडेंट के लिए ही यूज करते हैं जो क्लास में कंटिन्यूअसली आता है, बट नहीं नहीं, यहां कहानी डिफरेंट है। यहां रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर आपके पास बेटा कोई ऐसा पॉलीगन है, कोई ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर सारे साइड्स बराबर हैं बेटा, जिसके अंदर सारे साइड्स बराबर हैं बेटा, और जिसके अंदर, याद रखना, जिसके अंदर सारे साइड्स बराबर हों बेटा, और जिसके अंदर, याद रखना, जिसके अंदर सारे साइड्स बराबर हों, सारे एंगल्स बराबर हों, तो उसको रेगुलर कहते हैं। और इसका अगर अपोजिट की बात करूं मैं बेटा, तो अपोजिट भी क्या हो जाएगा सर? अपोजिट इसका हो जाएगा सर एक ऐसा पॉलीगन जिसमें एंगल्स और साइड्स बराबर ना हो। समझ गए बात बेटा? बहुत सिंपल सी कहानी है, इसको हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, अब सर मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है जिसमें सारे साइड्स बराबर, सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये रेगुलर पॉलीगन होता है। और हमारे पास एक ही ट्रायंगल ऐसा है जिसे हम बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसमें हर कोई एंगल जो होता है वो 60 होता है, और हर कोई साइड बेटा वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? साइड बराबर एंगल 60। उसके बाद आता है हमारे पास बेटा ये स्क्वायर वाला फिगर। हर कोई एंगल बेटा 90 डिग्री होता है, और हर कोई साइड बेटा इक्वल होता है। एवरी साइड इज इक्वल, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद बेटा हमारे पास एक पेंटागन आता है, बेटा हमारे पास एक पेंटागन आता है, और ये पेंटागन बेटा रेगुलर पेंटागन, इसको हम साथ में नाम जो है बेटा देते हैं। रेगुलर कहने का मतलब जब भी रेगुलर हो तो आप ये चीज समझ लें, सारे एंगल्स बराबर है और सारे साइड्स जो है बेटा बराबर है। इस चीज को याद रखना। तो ये 6 साइड्स का, दिस इज बेसिकली अ रेगुलर हेक्सागन। ये क्या है मेरे पास बेटा? एक रेगुलर हेक्सागन है। कुछ बात समझे आप? आई होप के बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे इरेगुलर शेप्स की बात हो रही है। इरेगुलर शेप्स के अंदर आपका रेक्टेंगल आ सकता है, ये वाले एंगल्स आ सकते हैं, इस तरह के साइड्स आ सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ सकता है, क्योंकि उसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स बेटा बराबर नहीं होते, तो इनको हम इरेगुलर शेप्स बोलते हैं, जिनमें साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, और रेगुलर में साइड्स और एंगल्स बेटा बराबर होते हैं। तो जनरली हमारे पास जो चीजें आती हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आती है एक प्यारी सी डेफिनेशन कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन की बेटा। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है सर? कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है सर? और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है सर? अच्छा सर, अच्छा सर, देखो बेटा, मैंने कहा बहुत तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है बेटा। कॉन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें, याद रखना, कॉन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन है बेटा जिसमें आपके हमेशा से ये जो कॉर्नर्स होते हैं, याद रखना, एक ट्रिक है इसको समझने की, उसके बाद मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आता हूं। मैंने कहा एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव पॉलीगन मैंने यहां पे ड्रॉ किया। अब इसमें बेटा, इसमें आपको डिफरेंस क्या नोट करना है? सर इन दो में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा ये वाला कॉनकेव है और ये वाला कॉन्वेक्स है। देखो बेटा, सिंपल सी कहानी है सर, इसमें हर कोई कॉर्नर बाहर की तरफ है, ठीक है? मतलब सर हर कोई कॉर्नर जो है, कॉर्नर वो बाहर की तरफ है, बल्जिंग आउटवर्ड्स, कूना बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। कोई भी कूना ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं है। जिस भी पॉलीगन के अंदर, जिस भी पॉलीगन के अंदर कोई कूना अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, इसे बेटा हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। सर ये तो हो गया सर, ये तो हो गया सर डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं, ये तो सर हो गया तरीका समझने का कि कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन को कैसे समझा जाए और कैसे अलग अलग किया जाए। लेकिन सर मैथमेटिकल डेफिनेशन की क्या बात हो? मैथमेटिकल डेफिनेशन 2-3 तरीके से होते हैं बेटा। कॉन्वेक्स पॉलीगन को कभी कभार बोला जाता है बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगन के ऐसा अगर डायगोनल होता है इसके अंदर, तो डायगोनल्स ऑलवेज लाई इनसाइड द पॉलीगन, ऑलवेज lie inside the polygon, inside the polygon,
क्या होते हैं, इनसाइड द पॉलीगन होते। एक तरीका ये भी है इसको डिफाइन करने का। दूसरा तरीका इसमें अपोजिट हो जाएगा, एटलीस्ट one of the diagonal lies outside, at least one of the diagonals beta lies outside the polygon, lies outside the polygon। बात समझ आ गई बेटा? मैंने कहा एटलीस्ट आपका एक डायगोनल बाहर हो सकता है। और उसके बाद मैं क्या बात कर रहा हूं सर, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात की जाए तो याद रखना बेटा, ये जो इसका इंटीरियर एंगल है एक, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट यहां पे याद रखोगे, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, एक अंदर वाला एंगल, इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। और इसमें बेटा ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें आप बेसिकली बेटा याद रख सकते हो। कुछ समझ आया क्या बोला? कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात बेटा बहुत अच्छे से, आई होप आपको उनको क्लियर हो जानी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की अगर डेली लाइफ की एग्जांपल्स देखी जाए, आपको बुक का अगर एक पार्ट या एक फ्रंटल व्यू आप ओवरव्यू करेंगे तो बुक आपका ब्लैक बोर्ड, विंडोज, काइट जो घर में होते हैं, विंडोज, दरवाजे वगैरह जो बने होते हैं चार साइड के बेटा, तो ये हमेशा से आपके क्वाड्रिलेटरल शेप्स होते हैं। तो एटलीस्ट एक ऐसा पॉलीगन जिसमें चार साइड्स होंगे। तो जनरल ओवरऑल व्यू अगर हम बात करें तो मेन जो हमारे टॉपिक्स जिनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर ज्यादा स्ट्रेस के साथ पढ़ना है, जिन पे फोकस रखना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट, ये सारे के बारे में हमें डिटेल में जानना है। पूरे चैप्टर में बने रहिए तो मैं एक एक के प्रॉपर्टीज, एक एक के आपको बेसिक थिंग्स कहां कहां पे यूज होते हैं, क्या क्या इनके पैरामीटर्स हैं, वो सब के बारे में बात करूंगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक और चीज है जो हमने नहीं बताई आपको, जो हमने नहीं बताई, तो उससे पहले हम इसके ऊपर पे भी बात कर लेते हैं बेटा। एक होता है हमारे पास क्लोज्ड कर्व और एक होता है बेटा ओपन कर्व। ओपन से आप समझ गए सर, इसका मुंह जो होगा वो खुला हुआ होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं होगा बेटा, तो ये ओपन कर्व हो गया। तो सर ये क्लोज्ड कर्व की क्या बात है सर? इस क्लोज्ड कर्व बेटा इस तरह का कोई भी कर्व होगा जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, बंद होगा। अब इसमें एक और बात आती है बेटा, क्लोज्ड कर्व तो होना चाहिए बट दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है बेटा? एक ऐसा कर्व जो चले किसी भी तरीके से लेकिन अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे। और यहां से अगर बेटा मैंने एक क्लोज्ड कर्व बना दिया, ये क्लोज्ड कर्व तो है, समझ गए बात, लेकिन ये सिंपल नहीं है बेटा, ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो अपने आप को ही काटे बेटा वो कहां से सिंपल हुआ? आप ही बताओ। कोई आदमी है अपने आप को इधर से श्राक से काटता है, उसको सिंपल थोड़ी बोलेंगे, पागल बोलेंगे। तो देखो मतलब ये सिंपल नहीं है। जो बंदा सिंपल होगा वो कभी अपने आप को काटेगा नहीं। कुछ समझे सर? लॉजिक तो सही बैठ रहा है। मैंने कहा एक क्लोज्ड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो क्लोज हो, पहली बात। दूसरी बात सर, सिंपल अगर होगा तो अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब यहां से मैंने ड्रॉ किया, अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो बेटा इट्स अ सिंपल कर्व। अगर बेटा इसने अपने आप को कहीं पे इंटरसेक्ट मारा तो ये हो जाएगा नॉट सिंपल कर्व, यानी कि ये सिंपल नहीं है भैया, अपने आप को काट रहा है। तो इस चीज को आप अपने जहन में याद रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब एक्सरसाइज पार्ट की। तो आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर। सर सिंपल कर्व होना चाहिए, सिंपल कर्व मतलब क्लोज्ड होगा, ये तो बात है सर। दूसरी बात क्या होनी चाहिए सर? सिंपल ही होना चाहिए, अपने आप को कहीं पे भी ना काटे। देखिए सिंपल कर्व में तो 1 के बारे में क्या ख्याल, अपने आप को तो कहीं नहीं काट रहा है, 2 भी आएगा बेटा। अच्छा, सिंपल कर्व की एक और प्रॉपर्टी है, या कर्व की एक और प्रॉपर्टी है कि कर्व आप हमेशा एक पेन से एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं।
ये कर्व की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर किसी ऐसे फिगर को आपको पेन को लिफ्ट करना पड़े कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे मैंने अभी एक ये बनाया और एक ये शेप बनाया, इसको बनाने के लिए मैंने एक बनाया, फिर दूसरे को मुझे पेन को लिफ्ट करना पड़ा, तो ये बेटा कर्व में नहीं आता। तो जिसे आप एक वन गो में ड्रॉ कर पाए, तो ये वाला नहीं आएगा बेटा इस कैटेगरी में। फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ क्या है, क्या ये कर्व है? लेकिन हमें बोला गया है सिंपल, कर्व तो है लेकिन सिंपल ना ही है। तो बेटा पांचवा, तो बिल्कुल सर पांचवा तो है ही 1 2 5, उसके बाद बेटा 6 है, उसके बाद 7 भी आएगा। देख लो आप, ये सिंपल है, अपने आप को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो ये वाला सिंपल तो है ही नहीं बेटा, यहां से यहां, फिर ये लाइन इसको इधर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो नॉन सिंपल। अब दूसरा सिंपल बट क्लोज्ड। अच्छा सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, सिंपल तो है ही नहीं, सिंपल तो है ही नहीं, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, सिंपल भी है क्लोज्ड। सेम यही आंसर बेटा 1 2 5 6 और 7 बेटा। अब पॉलीगन होना चाहिए, पॉलीगन मींस दैट जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स का बेटा बना हुआ होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए बेटा। तो मैंने कहा बेटा 1 2, क्या ये पॉलीगन्स हैं हमारे पास सर? बिल्कुल पॉलीगन्स हैं सर। 1 और 2 हमारे पास बेटा यहाँ पे आंसर जो है वो हो सकता है। एक तरीके से आप 4 को भी रख सकते हैं, बट नहीं, आप जनरली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी आपकी 1 और 2 को भी रखती है, 1 और 2 ही रखती है, तो दैट्स गोना बी द आंसर। अब उसके बाद बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स, अच्छा सर सारी कोने बाहर, तो मतलब एक ही ऐसा दिख रहा है सर, दैट इज 2। कॉनकेव सर, कॉनकेव तो पहला वाला है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा हो गया। कॉपी पे मार्क कर लो और इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लो ताकि आप इसे अच्छे से याद रखें। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन 3 साइड्स का ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो, 3 एंगल्स भी बराबर हो। बताया था सर, बताया। वीडियो को रोज रोक के आंसर बताओ। आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। खत्म बात। 4 साइड का, अच्छा 4 साइड, चारों साइड बराबर होने चाहिए और चारों एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो मतलब सर ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोलते, स्क्वायर बोलते हैं। 6 साइड का रेगुलर, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। समझ गए बेटा बात? रेगुलर हेक्सागोन इसका एग्जांपल हो जाएगा जिसके 6 साइड्स होंगे। अब सर नेक्स्ट कहानी सर, अब सर नेक्स्ट कहानी सर, अब सर नेक्स्ट कहानी क्या है मेरे पास बेटा? नेक्स्ट कहानी क्या है? नेक्स्ट कहानी क्या है? हमारे पास आता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। लेकिन देखो यहां आपकी जो नई अब बुक आई है, मैंने आपको पहली बार बताया था, जो नई बुक आई है बेटा, इसका याद रखना, जो भी नई बुक आई है बेसिकली, बेसिकली जो नई बुक आई है, बेसिकली जो नई बुक आई है, ठीक है, उसमें एक चीज तो आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, एक चीज तो आप अच्छे से समझ लो कि आपके आपके पास, क्योंकि हमारे डाइट ने, जो डाइट हमारा है जम्मू कश्मीर का, उस डाइट ने भी बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो किया है। तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप जाके अपनी बुक जो है बेटा वो देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर मेरे पास जो स्कूल वालों ने बुक दी है उसमें तो एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस भी थे। हाँ बेटा बिल्कुल थे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बार बार बोल रहा हूं कि आई एम फॉलोइंग द न्यू बुक, मैं नई बुक को बेटा फॉलो कर रहा हूं और नई बुक में जितने क्वेश्चंस हैं मैं उतने ही क्वेश्चंस जो है बेटा आपको कराने जाऊंगा, उतने ही क्वेश्चंस बेटा कराऊंगा। समझ गए बेटा बात? अब समझ, यहां पे बोला गया है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोला गया बेटा? सम ऑफ द एक्सटीरियर। लेकिन सम ऑफ द एक्सटीरियर से पहले हम करेंगे सम ऑफ द इंटीरियर। अब मैं ये क्यों करा रहा हूं, अब मैं ये क्यों करा रहा हूं, इसमें मेरा एक रीजन है, ठीक है। देखिए बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। मैंने एक जनरल पॉलीगन के बारे में बात की है बेटा, मैं किसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले इंटीरियर एंगल को समझते हैं। देखो बेटा, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये एक ट्रायंगल है। 7th क्लास में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी तो सीखी होगी कि एक ट्रायंगल के अंदर जो ये 3 एंगल्स होते हैं, लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी, ठीक है। ए बी और सी बेटा, ए बी और सी,
मैंने कहा ए बी सी में अगर आप तीनों को बेटा ऐड करेंगे तो आंसर होगा 180। ये तो हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका सम कितना होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। अब मैंने कहा सर एक चीज तो बताना भूल गए कि सर अगर एक क्वाड्रिलेटरल इसको हम बना दें, देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चार साइड तो हो गए, मतलब ए बी सी और डी चार साइड तो हो गए, लेकिन दो ट्रायंगल्स बन गए। अगर एक ट्रायंगल का 180 तो दो ट्रायंगल का कितना हुआ 180। तो मतलब सर अगर चार साइड वाला फिगर होगा तो हो गया 360। अब अगर पांच साइड वाला होगा तो ऐसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे, और जितना भी आप इंक्रीज करेंगे उसके हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बढ़ेंगे तो आपके पास ये रेशियो भी बढ़ेगा। लेकिन इसको हम एक सिंपल फार्मूला से बेटा याद रखेंगे, n माइनस ऑफ 2 इंटू 180। अब ये n क्या है सर, n is the number of sides, n is the number of sides। मैंने कहा एक ट्रायंगल के अंदर सर तीन साइड होते हैं, 3 माइनस 1 इंटू 180 करें बेटा, ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3 माइनस 2 था, 3 माइनस 2 है, n माइनस 2 है फॉर्मूला में, तो 3 माइनस 2 इंटू 180 बेटा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 180 हो जाएगा बराबर सर 180 डिग्री, मतलब ट्रायंगल का एंगल सम तो 180। सर अच्छा क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं सर, n माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 इज बेटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 2, 3 अगर मान के चलो मेरे पास बेटा, मैंने कहा एक ट्रायंगल, एक ऐसा पेंटागन है, एक ऐसा पॉलीगन है सॉरी, जिसमें 10 साइड है, इसके एंगल सम बताओ। आप करोगे बेटा 10 माइनस ऑफ 2 इंटू 180 बेटा, तो ये 10 माइनस 2 बेटा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 180 हो जाएगा, 0 का 0 होगा बेटा, 8 8 आर 64 हो जाएगा, 8 1 आर 8 एंड 4 इज 10, तो ये हो जाएगा 1040 डिग्री। एंगल को बेटा डिग्री में भी मेजर किया जाता है, रेडियन में भी मेजर किया जाता है, स्टेर रेडियन में भी मेजर किया जाता है, तो ये याद रखना बेटा रेडियन में भी मेजर किया जाता है, लेकिन हम क्लास 10 तक बेटा डिग्री ही यूज करेंगे, तो ये याद रखना टिल क्लास 10 तक हम बेटा डिग्री ही हमेशा यूज करेंगे। तो एंगल को रेडियन में भी मेजर किया जाता है, डिग्री में भी मेजर किया जाता है, एक और यूनिट भी होता है स्टेर रेडियन, ठीक है, तो इसमें भी बेटा मेजर किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको याद है। अब सर n माइनस ऑफ 2 से मुझे याद रखना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स 5 तो n का वैल्यू 5, नंबर ऑफ साइड्स 6 तो n का वैल्यू 6, नंबर ऑफ साइड्स 8 तो n का वैल्यू 8, नंबर ऑफ साइड्स 10 तो n का वैल्यू 10। समझ गए आप बात, क्लियर हो गई बात। अब सर बात आती है एक्सटीरियर एंगल की। मैंने कहा कोई भी पॉलीगन हो, मैंने कहा कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन मतलब सर कितने भी साइड्स का हो, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल बेटा, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम, सर एक्सटीरियर एंगल समझा दो, एक्सटीरियर एंगल समझा दो। मैंने कहा ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को इधर से एक्सटेंड करोगे तो बेटा ये वाला पार्ट बन गया, इधर से एक्सटेंड करोगे तो बेटा ये वाला पार्ट बन गया। समझ गए बेटा बात, समझ गए बेटा बात। मैंने कहा ये एंगल, मैंने कहा ये एंगल, मैंने कहा बेटा ये वाला पार्टिकुलर एंगल, मैंने कहा बेटा ये वाला पार्टिकुलर एंगल, ठीक है। अब कितने एंगल बने बेटा यहाँ पे बने 3 एंगल्स, ठीक है। एक तो ये वाला बन गया बेटा, ठीक है, एक तो अगर मैं बात करूं तो एक तो ये वाला, कितने एंगल्स हो गए, इन तीनों का जो सम है बेटा वो होता है 360। अच्छा सर ये ट्रायंगल के लिए 360, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए भी 360, पेंटागन के लिए भी 360। मैंने कहा मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया बेटा, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, एक एंगल ये हो गया बेटा, एक एंगल ये हो गया बेटा, एक एंगल ये हो गया बेटा, एक एंगल ये हो गया बेटा। इन सारे एंगल्स को आप सम करोगे तो बेटा
ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनाएगा। और एक्सटीरियर एंगल कितने भी हो, कितना भी पॉलीगन हो, बाहर वाला एंगल 360 होता है। तो इस चीज को जहन में अच्छे से याद रखोगे। फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग। आपको बेटा एक्स निकालना है। देखो बेटा, मैंने कहा अगर बाहर के एंगल्स का सम 360 है तो मेरे पास दो एंगल तो दे रखे, एक 125 प्लस दूसरा भी बेटा 125 दे रखा है, एंड प्लस ऑफ एक्स, तीनों का सम बेटा किसके बराबर है, 360 के बराबर। तो सर आप बोलोगे x इज इक्वल टू, यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 125 और 125 को ऐड करने के बाद 250 आ जाएगा, तो ये होगा 360 और ये 250 को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 110। सर लीनियर इक्वेशन समझा रहे हो? बिल्कुल बेटा, लीनियर इक्वेशन जहां बन रही है तो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आपका आंसर जो आना चाहिए बेटा वो आना चाहिए 110। एक्स का वैल्यू तेरे को मालूम पड़ गया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। सर कितने साइड है, पहले साइड काउंट करो बेटा। साउथ साइड एक साइड सर, दो साइड सर, तीन साइड सर, चार। अच्छा सर एक्सटीरियर ढूंढ रहे हो, एक्सटीरियर में तो साइड का मतलब ही नहीं सर, कितने भी साइड हो तो बाहर का एंगल तो 360 ही होगा। तो यहां से स्टार्ट कर ले 70 से, ये वाला तुझे फाइंड करना है। देखो x मतलब ये वाला लिया मैंने सर, इसके बाद देखो ये 90। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, हमेशा से जब भी कोई भी कोऑर्डिनेटर बनता है, कोई भी कोऑर्डिनेटर, अगर आपको अंदर वाला एंगल दे रखा है मतलब ये x है, तो बाहर वाले एंगल को निकालने के लिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन गया तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, तो जितना ये होगा उसे 180 से माइनस कर लो। मैंने कहा सर अंदर वाला एंगल दिया हुआ है, बाहर वाला दिया ही नहीं है, लेकिन अंदर वाला बॉक्स, और ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है बेटा 90 डिग्री का एंगल। आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो ये 90 डिग्री अगर अंदर वाला है तो 180 से 90 माइनस करोगे तो बाहर वाला भी बेटा 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कि अगर ये x है तो बाहर वाले को बेटा हम 90 कर लेते हैं, प्लस उसके बाहर वाले को बेटा हम 60 कर लेंगे। इधर आए तो बेटा ये भी हमारे पास 60 है और प्लस 70 इक्वल्स टू 360। अब तो आएगा सर, अब इनको जमा करो, उधर सब्ट्रैक्ट करो, बात खत्म। ठीक है, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 और 6 के 12, 6 6 के 12 और यहां से 9, 210 और 70, मतलब सर x प्लस 280 इज इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 360 माइनस ऑफ 280, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू आ जाएगा 360 में से 280 निकाला तो बेटा 80 डिग्री। कुछ समझ आई बात? देखो मैंने क्या कहा, देखो 6 और 6 12, 12 और 9 21 और 7 मतलब 280 हो जाएगा बेटा। 360 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर 80 बच के आ जाएगा। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट्स को याद। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। अच्छा रेगुलर पॉलीगन है सर, मतलब एंगल बराबर ही होंगे, एंगल बराबर ही होंगे। तो अगर 9 साइड्स का पॉलीगन है जिसमें तुम्हें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, 9 साइड्स मतलब 9 एंगल्स होंगे सर। ठीक है, तो 360 को बेटा 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। अच्छा दूसरा भी हो जाएगा, 360 बाय 15 कर दो बेटा, 15 2s आर 30, ये 60 15 4s आर, तो ये 24 डिग्री हो गया। अब सर क्या दे रखा था, मुझे पूछा गया था आप एक्सटीरियर एंगल निकालो। क्या निकालो? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए रेगुलर पॉलीगन का मुझे एक कॉन्सेप्ट। अच्छा सर रेगुलर के बारे में तुमने बताया था जो स्कूल रोज है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बताया था। मैंने बताया था जिसमें सारे एंगल्स बराबर हों, सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और देखो बेटा अगर सारे एंगल्स सारे साइड्स इक्वल होंगे तो 360 है सारे एंगल्स का सम, और इन सारे एंगल्स को हमने 9 एंगल्स में डिवाइड किया गया है जो कि बराबर है। तभी तो मैंने 360 को 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 40, यानी कि हर कोई एंगल 40 डिग्री। 360 को मैंने 15 साइड वाले को 15 से डिवाइड किया तो मतलब सर 24 डिग्री हर एंगल का सम आ जाएगा। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, how many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 340 24 डिग्री? तो मैंने कहा अगर एक्सटीरियर एंगल 360 होता है किसी भी पॉलीगन के लिए, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, और रेगुलर के लिए तो मुझे पता है कि अच्छा सारे एंगल 24 डिग्री होंगे, तो कितने ऐसे होंगे, तो 24 से डिवाइड कर दो, सिंपल कहानी।
24 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 15 आ जाएगा वापस आंसर। तो आंसर हो गया 15 डिग्री। सिंपल क्वेश्चंस, इजियर क्वेश्चंस। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165? इंटीरियर बोला बेटा, देखो मैंने कहा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका इंटीरियर एंगल दे रखा है बेटा 165। अब अभी बताया था अगर अंदर वाला 165 है तो इसे 180 से माइनस करो। अच्छा सर, बाहर वाला बन गया बेटा 15 डिग्री। मैंने कहा इसका बाहर वाला एंगल है 15 डिग्री, तो आप करोगे काम बेटा 360 को बाहर वाले एंगल से डिवाइड करोगे। 15 2s आर 30, 6 आगे जाएगा, 15 4s आर, तो मैं कहूंगा बेटा 24 साइड्स इसमें पॉसिबल होंगे। बहुत सिंपल कहानी। एक्सटीरियर से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हमें बोला जा रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन हो with measures of each exterior angle as 22 डिग्री। मुझे पता है बेटा अगर 360 को मैं 22 से डिवाइड करूं जो कि मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू आता है, इसका आंसर आप चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर आएगा बेटा आपके पास एक डेसिमल। देखिए जब मैं काउंटिंग करता हूं नंबर ऑफ साइड्स के बारे में, नंबर ऑफ साइड्स किसी भी जगह के लिए, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हमेशा बेटा नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर्स मतलब सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 टिल इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये 360 बाई 22 का वैल्यू जो है अगर आप चाहें निकालना भी, तो देखो बेटा 2 11s आर बेटा सीधा हो जाएगा। देखो 2 11s आर, 2 2s आर एंड 2 8s आर। देखो यहां क्या हो जाएगा 2 1s आर एंड 2 8s आर 16, 2 0s आर 0। समझ गए बेटा 118 बाय 11, 180 बाय 11। तो मैंने कहा बेटा 11 1s आर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितने आगे गए 70, 11 6s आर, इट इज 16.6 इसके अराउंड। तो ये डेसिमल वैल्यू आ गया, मतलब मैं बोलूंगा इसके 16.6 साइड्स हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, साइड्स तो एक काउंटिंग वैल्यू है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 16.6 नहीं आएगा। What is the अच्छा इसमें दो क्वेश्चंस थे क्या? हाँ, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का? क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का? देखो बेटा इंटीरियर एंगल होगा क्या, मतलब मुझे बोला गया 22 इंटीरियर हो सकता है, हम चेक करते हैं बेटा। अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल मैंने आपको बोला वो आ गया 22, आप इसको स्ट्रेट लाइन खींचोगे 180 से माइनस करोगे तो बाहर वाला एंगल आपके पास आएगा 158 डिग्री। अब आपको बताना है क्या 158 के हिसाब से अगर आप 360, जैसे सेकंड पार्ट बेटा बी पार्ट, 360 डिवाइडेड बाय 158 अगेन आ रहा है बेटा ये एक डेसिमल वैल्यू। क्या आ रहा है हमारे पास? डेसिमल वैल्यू। तो इसका मतलब है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप फिर से बोलोगे नो, we know that number of sides in any of the polygon is a counting value, it cannot be a decimal, ठीक है। number of sides must be a counting number, must be a counting number। अब उसने y लिखा है ना कि क्यों नहीं, must be a counting number not decimal। ये काउंटिंग नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 22 ना तो इंटीरियर और ना ही एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो बेटा मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो 60 है और मैक्सिमम जो है बेटा वो 120 है। तो ये याद रख लो अपनी जगह पे, ठीक है। मैंने कहा सर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अंदर वाला एंगल 60 है, तो बाहर वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है? 120 हो सकता है। अब आप कुछ भी ले लो, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, मैंने कहा अंदर वाला 125 है, तो देखो बाहर वाला 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 180 माइनस 25 हो जाएगा, वो मेरे पास 55 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा से इतना इसके रेंज में ही रहता है। तो 60 इंटीरियर हो सकता है और मैक्सिमम इंटीरियर जो एक्सटीरियर बाहर का होगा बेटा, एक्सटीरियर जो होगा वो 120 हो सकता है।
This brings us to the end of chapter exercise number 3.2. अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2. अब थोड़ा फोकस बना के रखना है, बाद में नहीं बोलना सर कि समझ नहीं आया, क्योंकि अब थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें दिमाग में याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. कुछ समझे कि नहीं. चलिए, काइट की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, हमारे पास अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, ठीक है, पैरेललोग्राम की, ठीक है. अब मैंने आपसे क्या कहा, लेट्स टॉक अबाउट अ पैरेललोग्राम. as the name suggests A, B, C and D beta, A, B and C. If A, B, C, D is a parallelogram, A, B, C, D हमारे पास एक पैरेललोग्राम है बेटा. पैरेललोग्राम का मतलब, ठीक है, अपोजिट साइड्स बेटा हमेशा पैरेलल होंगे. अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल, और ऑलवेज पैरेलल क्या होते हैं बेटा, हमेशा पैरेलल होते हैं. देखो, ए डी है और बी सी है, ऑल साइड्स आर पैरेलल, ए बी और डी सी. मतलब मैंने कहा सर एक बात तो क्लियर है, ए डी इज पैरेलल बी सी, ए डी इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल टू बी सी, एंड ए बी इज पैरेलल डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी एज वेल. समझ गए बात. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये चीज आप याद रखोगे. कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, जिन्हें हम याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. अब बेटा मैंने आपसे कहा, एक मिनट, इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है, ओके. हाँ, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास अब एक पैरेललोग्राम आपको समझ आ चुका है, तो थोड़ी सी बात हम काइट की कर लेते हैं. काइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, थोड़ा सा काइट को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें कुछ चीजें जो है अच्छे से कैटेगोरिकली पता जो है बेटा चल जाए. अगर मैं किसी भी काइट की बात करता हूं, तो जनरली काइट आपके पास बेटा इस शेप में होता है. मैं यहां कहीं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, मैं यहां कहीं ड्रॉ कर लेता हूं. तो ये इस शेप में होता है बेटा. आपने घर में भी देखा होगा, उड़ा रहे होंगे आप, हैं, ए बी सी और डी, ये एक काइट है बेटा. काइट में देखोगे हमेशा ये जो दो साइड्स होते हैं बराबर होते हैं, ये वाले दो साइड्स बेटा हमेशा आपस में बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होते हैं. ये काइट की प्रॉपर्टीज है. देखो, अगर हमारे पास काइट जो है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल. फॉर एग्जांपल हियर, अगर ए बी की मैं बात करूं तो ये भी एक काइट का एग्जांपल है. ए बी, ये मेरे पास ए बी है बेटा, तो ये आपकी बी सी के बराबर है. ए बी और ए डी आपस में बराबर है, मतलब ये दो साइड आपस में बराबर, ये दो साइड आपस में बराबर होंगे, ठीक है बेटा. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स जो होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं. लेकिन यहां एक चीज याद रखना कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं काइट के, ठीक है, काइट के जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो लॉन्गर वाला डायगोनल होता है, ये छोटे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है. मतलब बाइसेक्ट का सर ये पार्ट और ये पार्ट आपस में दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाते हैं. और ये एंगल्स ए और सी आपस में बराबर नहीं होती, बट बी और डी आपस में बराबर होती है. तो ये चीजें आप जहन में काइट के बारे में बेटा अच्छे से जहन में रख लोगे, ठीक है. उसके बाद आती है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या है बेटा हमारे पास, ट्रेपीजियम में बेटा दो साइड्स होते हैं, याद रखना, ठीक है. अब मैंने कहा बेटा आपसे, ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं, ये बात आपको कैटेगोरिकली पता होनी चाहिए. ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हैं, दो नॉन पैरेलल साइड्स आते हैं, तो इसको ट्रेपीजियम, और कुछ बुक्स में इसे ट्रेपीजॉइड के नाम से भी जाना जाता है. तो अगर आपकी बुक में ट्रेपीजॉइड लिखा हुआ है तो मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड एक ही बात होती है. तो क्वाड्रिलेटरल है ऑब्वियस, क्योंकि इसके अंदर चार साइड्स हैं बेटा. तो ट्रेपीजियम के डायगोनल्स का कोई रिलेशन हमारे पास नहीं आता. लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, इफ
याद रखना, if non parallel sides of a trapezoid, non parallel sides of a trapezoid यानी कि ट्रेपीजियम आर इक्वल, जो पैरेलल साइड्स नहीं होते अगर वो आपस में बराबर हैं बेटा, आर इक्वल, देन trapezium is called as, then trapezium is called as isosceles trapezium. क्या बोला जाता है इसे? isosceles trapezium बोला जाता है जब नॉन पैरेलल साइड्स, याद रखना कौन से सर, अगर ए डी और बी सी किसी ट्रेपीजियम में बराबर होंगे तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो है बेटा बोलेंगे। समझ गए बात को? अब देखिए, काइट इज बेसिकली ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहां पे काइट्स की कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। द साइड इज विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर। आप याद रखोगे, ए बी मैंने आपको काइट के बारे में वैसे ही बता दिया है, ठीक है। अब देखो, गिवन इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में मैंने आपको बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, देखिए मुझे बोला जाता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा, याद रखना, इफ दिस अ पैरेललोग्राम एडी, अब ये अगर मेरे पास है एक पैरेललोग्राम एडी, समझ गए आप बात? अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एडी, अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एडी, ठीक है, अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एडी, ठीक है, देखिए अच्छे से समझना है इस बात को। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में बराबर होंगे, शाबाश सर, बराबर होंगे। एडी का अपोजिट साइड कौन सा है? एडी के जस्ट साथ में कौन सा साइड है बेटा? बीसी, तो मतलब सर बीसी हो जाएगा। एंगल डीसीबी, हाँ, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, मतलब सर एंगल ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। याद रखना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। समझ गए बेटा बात को? बिल्कुल सर। एंगल डीसीबी, मतलब ये एंगल किसके बराबर है? एंगल डीएबी, एंगल डीएबी, योर आंसर इज डन। उसके बाद ओसी, ओसी क्या है बेटा? ओसी डायगोनल है, ओ ए के बराबर होगी क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। एम एंगल डीएबी, देखिए डीएबी कौन सी है? डी ए और बी, मतलब सर इस एंगल का सम किसके साथ? सीडीए के साथ। सीडीए मैंने बोला था क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, 7th क्लास का लाइंस एंड एंगल्स याद रखोगे तो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम की सम होता है 180 डिग्री, तो यहां आप लिखेंगे बेटा 180 डिग्री। समझ गए बात को? समझ गए बात को? बहुत सिंपल है कहानी, बहुत सिंपल है कहानी। अब कुछ चीजें मैं आपको फिर से बता देता हूं बिफोर मूविंग टू द फॉरवर्ड। बिफोर मूविंग टू फॉरवर्ड कुछ चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा सर एक पैरेललोग्राम है, सर एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी बेटा अगर एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। याद रखना मेरी बात, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये याद रखोगे, ठीक है। एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये भी याद रख लो साथ में ही, एक ही स्टेप में याद रखोगे। मतलब सर ए डी बराबर बी सी के, ए बी बराबर डी सी के, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा अपोजिट साइड्स तो बराबर हैं, इक्वल भी हैं, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। बेटा याद रखना मेरी बात, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात भी याद रख लो। और जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब सर अपोजिट एंगल्स मतलब ए सी के बराबर और बी वाला डी के बराबर। और ये जो एडजेसेंट दो होते हैं, मतलब एडजेसेंट वो एंगल्स होती हैं
जो एक कॉमन आर्म को शेयर करते हैं, जिनमें एक कॉमन आर्म होता है। जैसे यहां पे देख लो, ये दो एंगल्स यहां बन रही हैं बेटा, तो ये ध्यान रखो, ये ए है, ये इधर से बी पे जा रहा है, ये डी है, और ये इधर से सी पे। ये और ये एंगल का एक साइड कॉमन है, दैट इज एडी। क्योंकि जब मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल दो लाइन से बनता है, ए बी से और ए डी से, और ये वाला एंगल डी सी से और ए डी से। मतलब दोनों में जब एक कॉमन आर्म आता है तो उन दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। तो इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम याद रखना, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम is always equal to 180 degree, 180 degree. Consider the following parallelograms and find the values of देखो बेटा, ये रहा 100 और ये रहा y, बताओ y is equal to 100, हम सेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बात खत्म। देखो बेटा, ये 100 प्लस c की अगर मैं बात करूं, देखो 100 प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या इसे हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू 180। तो x इज नथिंग बट 180 माइनस ऑफ 100 डिग्री। तो इसका मतलब बेटा x निकला आपका 80, और अगर x 80 है तो z तो उसके अपोजिट में है, तो z भी बेटा 80 होगा, बिकॉज इट्स अपोजिट। समझ गए बात को? सर बहुत सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद रखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड्स। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, ये पैरेललोग्राम है सर, लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट कैसे है बेटा? यहां तुम्हें z जो है वो बाहर दे रखा है, तुम्हें पता है अगर ये 50 है तो अंदर वाला एंगल सर 50 आएगा, कोई बात नहीं। अगर ये 50 है तो यहां बना एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से z कितना निकल के आ जाएगा? z होगा बेटा, z मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 50 डिग्री, जो कि आ रहा है बेटा 130। बात खत्म सर, बात खत्म सर। अगर ये 50 है बेटा, ये 50 है, ये 50 और ये 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y जो होंगे, x इज ऑल्सो इक्वल टू y, x और y भी आपस में बराबर होंगे बेटा, ठीक है। या तो आप ऐसा काम भी कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रोस्पेक्ट में आप जा सकते हैं। अब आपके पास मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y प्लस 50 आर इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी तो एडजेसेंट है। समझ गए बात? अगर ये एडजेसेंट है तो बेटा y का वैल्यू भी आ रहा है 180 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आया बेटा? 130, और अगर y 130 है तो x का भी वैल्यू आएगा 130। देखिए ये दो एडजेसेंट है, 50 प्लस y 180, तो यहां से y का वैल्यू 130, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो x भी 130 होगा। बात खत्म, बहुत सिंपल कहानी है। कंसीडर, फिर से वही क्वेश्चन चल रहा है। अब यहां पे सर एक्स वाई जेड के वैल्यूज निकालना है। देखो बेटा बहुत सिंपल, अगर तुम्हारे पास ये रहा 30, ठीक है, यहां 90 बना हुआ है, तो x का वैल्यू कितना होगा? देखो x का वैल्यू भी बेटा 90 होगा। क्यों? जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे और ऐसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो बेटा अगर ये x है तो इसके अपोजिट में ये 90, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 90 एज वेल। अब ये 90, ये 30, अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर ये 90 है, ये 30 है, देखो 90 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो बेटा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 180, इन दो का सम 120 होता है, उस तरफ माइनस करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तुम्हारे पास y 60 आ चुका है। alternate interior angles are equal lines and angles, तो z is also equal to 60 डिग्री। ठीक है, z भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। या तो आप बोल सकते हो यहां पे z बन रहा था, जैसे ही z बना कहीं पे भी लाइंस के अंदर, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। तो यहां का z कहां बन रहा था? देख लो इधर, एक बार बता देता हूं z कहां पे बन रहा है। देखो z कहां पे बन रहा है, ये रहा तुम्हारा उल्टा वाला z, ये रहा तुम्हारा उल्टा वाला z। देख लो, ये एंगल y, ये एंगल y और ये एंगल z बराबर होंगे, तो y इज z इज इक्वल टू 60 डिग्री। बात खत्म सर, बात खत्म सर।
फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इट्स अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सेम वही है। ठीक है, चलिए नाउ सेकंड कहानी, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। बहुत सिंपल कहानी है सर, सर बहुत सिंपल कहानी है। देखिए सर क्या करेंगे सर, इसमें देखो बेटा, अगर ये 80 तो ये y भी 80 होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो y इज आल्सो इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स का, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बेटा, सिंपल। अब सर x, देखिए ये x है, इसे मैं मान के चलता हूं जो अंदर है बेटा ये ताहिर सर है t, समझ गए बात। मैं कहूंगा x इज इक्वल टू t एज वेल, x इज इक्वल टू t, इसे आप रख लो फिलहाल। मैंने कहा कि जो 80 प्लस t इज आल्सो इक्वल टू 180, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम बेटा 180 डिग्री होता है। देखो t इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 80 डिग्री, तो t इज इक्वल टू 100 डिग्री, समझ गए बात बेटा। t इज इक्वल टू 100, तो t हमारे पास 100 आ गया, तो इसका मतलब t और x आपस में बराबर, तो x भी होगा बेटा 100 डिग्री, बात खत्म। देखो t और z कितना एंगल बना रहे हैं सर, 180, स्ट्रेट लाइन 180, t का खुद का वैल्यू 100 है, तो मतलब सर z का वैल्यू भी कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि अंदर वाला t जो आपके पास था वो 100 दे रखा था, तो बाहर वाला z आपके पास होगा 80 डिग्री, बात खत्म बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y एंड z। बहुत सिंपल, अगर ये x तो ये y बेटा कितना हो जाएगा, y इज आल्सो इक्वल टू 112, y कितना हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 112 डिग्री, y इज इक्वल टू 112 डिग्री, ठीक है। सो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें y12 निकला, देखिए y आया बेटा 112 और इसके साथ ये 40 और ये x मिला दो बेटा, ठीक है, 40 प्लस l 152 और यहां पे कितना बचा सर हमारे पास, x आ जाएगा सर। देखिए मैंने कहा 112 प्लस 40 प्लस ऑफ x, एंगल में यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू 180, तो यहां मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ASP का यूज किया बेटा। तो देखो 112 ये हो जाएगा 152 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 150 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, देखो 10 में से 2 तो 8, 8 में से 5 तो बेटा 7 में से 5 तो 2 बेटा, तो मतलब सर ये हो गया 28 डिग्री, तो x का वैल्यू बेटा आ रहा है 28, ठीक है, x सर 28 निकला, x सर 28 निकला। अब तुम्हारे पास देखो बेटा, अगर ये x तुम्हारे पास 28 है, देखो यहां पैरेललोग्राम है तो z बना बेटा, z देखो, z देख लो, z देख लो, z जैसे बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, x 28, it means that z is also 28 डिग्री, रीजन लिखोगे alternate interior angles are equal, तभी तो बेटा इसका आंसर आएगा बराबर। समझ आ रहा है चीजें, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, थोड़ा सा फोकस बना के रख, थोड़ा सा फोकस बना के रखो तो चीजें आपको बेटा कैटेगोरिकली बहुत क्लियर हो जाएंगी, समझ गए आप बात को। फोकस बहुत जरूरी है बेटा, फोकस बहुत जरूरी है। Can a quadrilateral ABCDB a parallelogram if angle AD plus B is equal to 180? देखो बेटा, मुझे बोला कि एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम नहीं, एक ABCD है, ABCD है। मुझे बोला जाता है कि D और B का अगर सम बेटा, D और B का सम अगर हमारे पास 180 होगा, D और B का सम अगर हमारे पास 180 होगा। देखो बेटा, मैंने कहा D और B का सम बोल रहे हो सर, D और B इन दो का, मुझे बोल रहा है कि अगर एंगल D और अगर एंगल B का सम होगा 180, तो क्या ये पैरेललोग्राम है। देखो मैंने पैरेललोग्राम के लिए कहा था अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, अपोजिट एंगल बराबर, ये तो मुझे सम बता रहा है, तो हम बोलेंगे नॉट enough to prove ABCD as a parallelogram। तो आप सिंपली बोलोगे या तो सिंपली नो लिख दो, ठीक है, एज पैरेललोग्राम। मैंने कहा ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनफ नहीं है
कि इस पैरेललोग्राम को मैं इस एक कंडीशन के बेस पे ये कह दूं कि ये पैरेललोग्राम है। बात क्लियर सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया बेटा, ए बी सी डी है, ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर 180, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बस इनको दिमाग में रखो, सारा आसान है। ए बी बराबर डी सी के है सर। अच्छा सर, ये और ये आपस में बराबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब सर पॉसिबिलिटी बन रही है। मैंने कहा AD इज 4 सेंटीमीटर, AD इज 4 एंड बेटा BC इज 4.4, तो गड़बड़ कर दिया, इधर गड़बड़ कर दिया ना सर। अपोजिट एंगल तो बराबर, साइड तो बराबर होना चाहिए, ये तो दे रखे थे बराबर, बट ये दो बराबर ना होने की वजह से हम बोलेंगे नो इट्स नॉट पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। Opposite sides must be equal in case of पैरेललोग्राम। ये दो लाइंस पैरेलल डिफाइन करते हैं सर जी। अब नेक्स्ट कहानी है बेटा, कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, कह रहे क्वाड्रिलेटरल, हाँ फिर से लगते थे बेटा, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सर A B C और D है। अच्छा, एंगल A 70 है, एंगल A 70 है, एंगल C 65 है, एंगल C 65 है। मैंने देखा बेटा अपोजिट एंगल्स तो पहले से ही बराबर नहीं दे रखा, ABC तो दे रखा है, एंगल A 70, एंगल C 65, नो, सीधा लिखोगे नो इट्स नॉट पॉसिबल, एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अब नेक्स्ट कहानी है, ड्रा रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो काइट हो गया ना बेटा, काइट तो इसका सिंपल एग्जांपल है बेटा। आप सिंपल काइट ले सकते हो ABCD, तो आप एक रफ डायग्राम में आप काइट इसका एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि काइट तो पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन अपोजिट एंगल, दो एडजेसेंट, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर होता है। तो kite can be the example in which angle D is equal to angle B beta. So this is going to be the answer. अरे भैया बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3:2. Find the measure of each of the angles. देखो बेटा, ये तेरे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके जो एडजेसेंट बोला था, देखो मैंने कहा A के एडजेसेंट निकालो, A का एडजेसेंट D भी है, A का एडजेसेंट B भी है। अपोजिट के साथ कोई रिलेशन नहीं होती, अपोजिट के साथ कोई रिलेशन नहीं होती, मतलब कोई साइड जुड़ा नहीं होता, कोई एंगल जुड़ा नहीं होता, तो अपोजिट तो सीधा ये वाला हो गया। ठीक है, समझ गया बात। मुझे बोला गया है एडजेसेंट एंगल्स का मेजर, मैंने बोला वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ adjacent angles must be equal to 180 degree in case of parallelogram। तो इसका मतलब सर, अगर इन दो एंगल्स का सम मुझे पता है और इसका रेशियो दे रखा है 3:2, मैं कहता हूं लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x। तो इसका मतलब हुआ 3x और 2x दो एंगल्स है मेरे पास, 3x प्लस ऑफ 2x इज इक्वल टू 180। तो 3x और 2x हो गए बेटा 5x बराबर 180 के, तो x इज बराबर 180 बाय 5। तो इसका मतलब है 5 3 आर 15, तो 30 बेटा, 5 6 आर 30, तो x का वैल्यू 36। तो मतलब सर 5 into 36 एक एंगल आ जाएगा, 5 6 आर 30, 3 कैरी, 5 3 आर 15 एंड 3 18, एक तो 180 आ रहा है सर, एक तो 180 आ रहा है। ओके, मुझे क्या बोला, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अच्छा, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। ओके, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक, दो का बेटा रेशियो दे रखा है, ठीक है, दो का बेटा हमारे पास रेशियो दे रखा है, दो का हमारे पास रेशियो दे रखा था। ठीक है, वैसे इट वाज करेक्ट। ओके बेटा, ये तो करेक्ट था वैसे, व्हाई आई रफ्ड इट।
ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ओके देखो बेटा, देखो अब ये वाला तो ठीक है, 36 तक तो बिल्कुल ठीक है। अब सर ये निकला 36, आपके पास एक एंगल का वैल्यू था सर 3x, ठीक है, मतलब ये a था, इसको मैंने 3x मान लिया था, इसको मैंने 2x मान लिया था। ये वाला भी बेटा 2x होगा और ये वाला तो 3x ही होगा। 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना निकला सर 36, ठीक है। और दूसरे एंगल में सर 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना निकला सर 36, 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक। 3 इंटू 36 इज इक्वल टू 108 बेटा, देखो 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 3 जार 9 एंड 1 10, एक तो 108 है सर, ये वाला तो 108, ठीक है 108, इसका अपोजिट भी कितना होगा बेटा 108, ये 72, इसका अपोजिट भी कितना होगा बेटा 72, तो ऑल द एंगल्स आर फॉर्म्ड 72 108 72 108, गॉट इट। चलिए, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ओके, मैंने कहा बेटा ये एक पैरेललोग्राम है और इसके दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों का बराबर मेजर है, तो दोनों को, इसको भी मैंने x रख लिया, इसको भी x, सिंपल सी कहानी है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं बेटा। एडजेसेंट एंगल्स का सम, फिर से प्रॉपर्टी वही लगेगी, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, मतलब 2x इज इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 180 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 290, तो x का वैल्यू बेटा हो जाएगा 2 इंटू 90 डिग्री। कुछ बात समझ आ रही है सर? बात समझ आ गई। अब मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजेसेंट फिगर्स ऑफ होप इज अ पैरेललोग्राम, आपके पास दिख रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। अब यहां पे प्रॉपर्टीज लिखनी है, पिछले क्वेश्चनों में मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा था। अब सबसे पहले देखोगे, मुझे एक्स और वाई को जेड वैल्यू निकालना है, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो हम यहां पे एग्जैक्टली उस चीज को समझेंगे। देखो यहां पे लेट्स से दिस एंगल इज टी, दिस एंगल इज टी, इसको मैंने टी रख लिया, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टी प्लस 70 इज इक्वल टू 180, यहां पे आप लिखेंगे दिस फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, एलपी मींस द लीनियर पेयर। बेटा यहां से टी का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस ऑफ 70 डिग्री, जो कि हो जाएगा 110 डिग्री। बेटा बात खत्म। सर टी का वैल्यू तो निकला 110, तो टी तो जस्ट अपोजिट है एक्स के, टी तो अपोजिट है एक्स के, t is equal to x, it means that x is also equal to 110 डिग्री। इसमें आप सामने रीजंस लिखोगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। कुछ समझे बात को? क्लियर बेटा। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो बेटा, अब यहां पे हमने ये चीज देखी कि ये दो आपस में बेटा बराबर होंगे, ये दो आपस में कैटेगोरिकली बराबर नजर आ रहे हैं। मुझे ये 40 पता चला और x का वैल्यू सर कितना निकल के आया 110 डिग्री निकल के आया सर, 110 एंड प्लस 40, ठीक है, 110 एंड प्लस 40। अब नाउ एन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं बेटा एन ट्रायंगल HEP, हिप, हिप वाली ट्रायंगल में, ठीक है, HEP में बेटा एन ट्रायंगल HEP, एन ट्रायंगल HEP आप लिखोगे 40 प्लस x प्लस एंगल P इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो मैंने कहा अच्छा EP नहीं लिख दो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे, तो P की जगह जो एंगल है वो हमारा एग्जैक्ट एंगल है EPH, एंगल EP और H, ठीक है, ये एंगल है, मतलब सिर्फ इतना सा एंगल सर, क्योंकि मैं सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा, ये वाले ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ठीक। तो ये हो जाएगा 40 प्लस x तो मुझे पता है दैट इज 40 प्लस 110 प्लस ऑफ जो भी मेरा एंगल EPH है, EPH, ठीक है, या HPE, बात एक ही है, 180 है बेटा, तो इन दो का सम 150, तो एंगल EP और H हो जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गए बेटा बात? तो EPH सर निकला सर हमारे पास 30 डिग्री, तो ये Z के भी बराबर होगा, तो आप लिखोगे एंगल EPH इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड इज ऑल्सो इक्वल टू Z, बिकॉज ये हैं एक्चुअली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
और इसके सामने मैंने लिख दिया है वैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ गए बात? बहुत सिंपल कहानी है यार, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। ये आपको दिख रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको अब साइड्स के हिसाब से निकालना है बेटा, सिंपल कहानी है यार। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मतलब ये हुआ 3x इज इक्वल टू 18, तो यहां से x का वैल्यू कितना होगा बेटा 18 डिवाइड बाय 3, तो 8 इज इक्वल टू 6। समझ गए बात? तो ये निकला। अगर सेंटीमीटर्स में तो आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा बेटा 3y माइनस ऑफ 1, क्योंकि ये साइड 3y माइनस 1 ये बराबर होगा 26 के, तो ये होगा बराबर 3y इज इक्वल टू 26, ये y उधर जाएगा तो 26 प्लस 1। ठीक, तो 3y इज इक्वल टू 27। तो y किसके बराबर होगा बेटा, y इज इक्वल टू 27 बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 9 आर 27, सो y इज इक्वल टू 9। समझ गए बात? तो y का वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल कहानी। अब सिर्फ साइड्स को इक्वेट करना है, तो अगेन आर पर फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई बेटा देखो सिंपल कहानी यार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। रीजन बेटा, रीजन होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और y प्लस देखो x यहां पे है y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 बेटा। तो यहां से बेटा y का वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे 20 माइनस ऑफ 7, तो y इज इक्वल टू 13 डिग्री बेटा, y इज इक्वल टू 13। अब इस y को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, यू विल गेट x इक्वल्स टू 16 माइनस ऑफ 13, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 3। समझ गए बेटा बात? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखो, सिर्फ थोड़ा ध्यान रखो। In the figure both risk and clue are parallelograms, find the value of x and y। बहुत सिंपल कहानी है, देखो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। अब इन दो पैरेललोग्राम्स को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले कौन कहां पे है और कौन कहां पे है भैया। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने कहा बेटा ये वाला एक पैरेललोग्राम देख लो अच्छे से, बाद में मत बोलना कि सर मेरे को खबर नहीं हुई। ये एक पैरेललोग्राम तुम्हें दिख रहा होगा, ये एक पैरेललोग्राम तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसे अब मैं कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश जो है वो करता हूं। के और ये वाला देखो, ये अब मैंने कहा बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है सर, अगर ये पैरेललोग्राम है सर, देखो ये वाला पार्ट और यहां तक ये पैरेललोग्राम है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो मतलब सर ये एंगल भी 120 ही होगा, ये एंगल भी 120 होगा, और यहां पे जो एंगल होगा लेट्स से दिस एंगल इज y और दिस एंगल इज y, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो मैंने कहा आपसे y प्लस 120 प्लस 120 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका सम कितना होगा, सबका सम सर 360। 120 और 120 कितना होता है बेटा 240, 2y प्लस 240 इज इक्वल टू 360, तो 2y इज इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 240, तो 2y बेटा बराबर हो जाएगा 360 माइनस ऑफ 240, तो इसका आंसर आएगा बेटा y, तो y का आंसर आ रहा है 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 60। तो इसका मतलब y निकला तुम्हारा 60 और यहां पे भी y होगा बेटा 60, y होगा 60। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं लेने लगा हूं दूसरा पैरेललोग्राम। मैंने कहा भैया ये वाले पैरेललोग्राम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल यहां पे ऐसे बना है, ऐसे छोटा सा ट्रायंगल है, ये वाला x और ये वाला हम अब निकाल चुके हैं जो कि 60 के बराबर है। मैंने कहा भैया अगर ये 70 तो ये कॉर्नर पे जो बनेगा वो भी 70 होगा, तो मतलब सर ये भी 70 हो गया। ठीक है, अगर ये भी 70 हो गया तो आपका x का वैल्यू होगा x प्लस 60 प्लस 70। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। और यहां पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल्स। तो x प्लस 6 और 7 13 हो जाते हैं बेटा, x प्लस 130 is equal to 180 degree, x is equal to 180 minus of 130 degree, so that is equal to 50 degree। तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू। बहुत सिंपल बेटा, बट थोड़ी सी चीजों का आपको ध्यान जो है बेटा रखना होगा। एक्सप्लेन व्हाई
how this figure trapezium, how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel. देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ट्रेपीजियम के अंदर दो साइड्स पैरेलल होते हैं, और पैरेलल लाइंस के लिए बेटा एक कंडीशन है कि अगर ये दो लाइंस का सम 180 है, क्योंकि आप बोलोगे सिंपल एज एंगल M प्लस एंगल L, इन दोनों का सम बेटा 180 है. इट मीन्स दैट योर MN इज पैरेलल टू KL, पैरेलल टू KL. बहुत सिंपल कहानी, क्योंकि ये दो 180 आ रहे थे, तो इनके पैरेलल साइड्स में चलने वाले दो साइड्स जो होंगे वो आपके पास पैरेलल होंगे. अगर आपके पास मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 2, अच्छा C का आपको मेजरमेंट निकालना है. इफ AB इज पैरेलल DC, तो सिंपल सी कहानी है भैया, एडजेसेंट है, B और C आपस में एडजेसेंट है. अगर ये 120 तो ये बचा 60. यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तो कर लोगे भैया अब. ठीक है, देखो अब है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू QR. SP पैरेलल है QR के, एंड इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड? ऑब्वियसली यस. देखो मुझे क्या निकालना है, मैंने कहा अगर ये 90 है और ये दो पैरेलल है, तो मतलब सर ये वाला भी 90 होगा एडजेसेंट. अगर ये 130 है, ये 30 है, याद रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम नहीं है, ये याद रखना. अगर ये 130 है तो बेटा ये वाला 50 डिग्री हो जाएगा. तो सारे एंगल्स तो आपको पता चल गए. क्या? यस, एंगल आर का एक और तरीका भी हो सकता था. ठीक है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? बताइए बताइए बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज डू कमेंट दैट. अब है हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स. स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रोम्बस की. A rhombus is a special type of parallelogram in which all the four sides are equal in length, but angles are not necessarily 90. क्या समझे आप बात को? रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें सारे साइड्स बराबर होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई एंगल इसका बराबर हो. समझ गए बेटा बात? 90 हो, सॉरी. जैसे मैंने कहा ए बी सारे साइड स्क्वायर की तरह सारे साइड्स बराबर, ठीक है, और इसके डायगोनल्स जो हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन दिस केस. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे. नाउ सेकंड केस, रेक्टेंगल हमेशा बोल के रखा था 90 डिग्री हर कोई एंगल होता है, अपोजिट साइड्स आर बराबर होते हैं, डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं. प्रॉपर्टीज ए बी इज इक्वल टू सी डी. अब ए सी और बी डी भी आपस में बराबर होते हैं, जो कि इसके डायगोनल्स हैं. तो आप सिंपली लिखोगे ऑल एंगल्स 90, हर कोई एंगल बेटा 90 होता है. इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सर डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल भी बेटा इसमें बराबर होता है, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. तो इन चीजों को अच्छे से याद रखो, क्योंकि इसके ऊपर हमें आप क्वेश्चन है. उसके बाद स्क्वायर आता है. स्क्वायर में सारी ही प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की फॉलो होती हैं. देखिए सबसे पहले ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जितनी भी एक प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, स्क्वायर और रेक्टेंगल में फॉलो होती हैं. यानी कि सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो तो फॉलो करेगा ही. उसके अपार्ट ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, मतलब इधर से इधर जो यहां एंगल बनेगा वो 90 है. और बाइसेक्ट भी मतलब ये वाला डायगोनल का आधा हिस्सा इसके बराबर, आधा हिस्सा इसके बराबर. डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल्स को. ईच डायगोनल कट्स द एंगल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड यू नो दैट. दैट्स अ प्रीटी सिंपल केस. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर नॉट. यह है आपका लास्ट एक्सरसाइज. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नो, इट्स फॉल्स. लेकिन अगर वाइस वर्सा होता, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, आंसर इज यस. ऑल rhombuses are parallelograms, obviously true. All squares are rhombuses and also rectangles. सारे स्क्वायर rhombus होते हैं, बिल्कुल सही, और रेक्टेंगल्स भी होते हैं, बिल्कुल सही. All squares are not parallelograms, opposite false है बेटा, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं. All kites are rhombuses, सारे काइट्स rhombus नहीं होते, क्योंकि rhombus में सारे साइड बेटा बराबर होते हैं. This statement is beta false.
All rhombuses are kites, yes, this is true. All parallelograms are trapeziums, yes, this is also true, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी तो है, opposite sides are parallel. All squares are trapeziums. सारे स्क्वायर्स जो होते हैं बेटा वो ट्रेपेजियम होते हैं, yes. Answer is again true. Answer is again true. And this is the part here. उसके बाद है आपके पास identify the quadrilateral that have 4 sides of equal length. अच्छा बेटा rhombus में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वल साइड्स इन लेंथ, rhombus और स्क्वायर. 4 राइट एंगल्स देखो बेटा स्क्वायर में होते हैं और बेटा रेक्टेंगल में भी होते हैं, तो ये 2 हो गए, ठीक है. 4 साइड्स जिनके इक्वल लेंथ हो, rhombus और स्क्वायर, 4 राइट एंगल्स हो, स्क्वायर में भी होते हैं और आपके रेक्टेंगल में भी होते हैं. एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. सिंपली इट हैज 4 साइड्स, इट हैज 4 साइड्स, तो इसलिए है. दूसरी बात, हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, हम बोलेंगे फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता है, ठीक. अच्छा ये rhombus कैसे है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल कैसे है, ठीक है, फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स. या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, फिर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90, तो मैंने ऐसा लिख दिया, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. बात समझ आई बेटा? आई होप कि यहां तक ये सारी चीजें तुम्हें डिट्टो क्लियर हुई होंगी. अगर फिर भी बेटा कोई डाउट्स लिखते हैं या रह जाते हैं, तो जैसे ही आपके एग्जाम्स क्लोज आएंगे तो आई विल बी टेकिंग अ फुल मैराथन फॉर क्लास 8 मैथ्स, ताकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है बेटा क्लियर हो जाए. बात क्लियर? इस तरह से हर जोश के साथ हम आज के हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने में कामयाब जो है वो हो चुके हैं. नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अब ये तो आप इजीली कर सकते हो बेटा, किस किस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. देखिए स्क्वायर है हमारे पास बेटा, रेक्टेंगल है हमारे पास बेटा, ठीक है, रेक्टेंगल है बेटा हमारे पास. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में होते हैं बेटा? स्क्वायर में होते हैं बेटा, ठीक है. और हमारे पास rhombus के अंदर होते हैं सर, ठीक है, आर इक्वल. शाबाश. इन विच नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल. एक तो रेक्टेंगल में बराबर होते हैं बेटा, ठीक है, रेक्टेंगल में जनरली बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी बराबर होते हैं, ठीक है, बात खत्म. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. मैं पहले ही बता दिया था, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, ये भी आप बोल सकते हो. या अगर ये याद नहीं रखे लिखोगे और ऑल द डायगोनल्स lie inside the rectangle, all the diagonals lie inside the rectangle, inside the rectangle, inside the rectangle. समझ गए बेटा बात को? बहुत सिंपल कहानी है यार. And this finally brings us to a very amazing things guys. Is it right? तो चलिए आज हुआ हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म, और चैप्टर नंबर 3 के बाद बात आएगी सीधी डेटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 4 पे. तो कनेक्टेड रहिए, सारे सब्जेक्ट्स एग्जाम से पहले आप तक पहुंचा दिए जाएंगे. टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस. थैंक यू.